नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। आज फिर हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से पूजन झा जी जुड़े हुए हैं। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। फिर प्रधान सेवक देश के यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। पूर्णिया में उनकी रैली होगी, उनका सभा होगा और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का शायद इनॉग्रेशन भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ श्री पूजन जी कि बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कि नीतीश जी की तरफ से घोषणाएं हो या केंद्र सरकार की तरफ से घोषणाएं हो, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जो कंबाइंड सरकार है वो ज्यादा घबराई हुई है? क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई है उसको लेकर के भी ये लोग ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय हो गई है बिहार के अंदर? या फिर आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी का करिश्मा कभी बिहार में उस तरीके से नहीं चला? आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के बाद जब बिहार में चुनाव हुए और 2019 के चुनाव के बाद भी बिहार में 2020 में चुनाव हुए, तब भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक करिश्मा समूचे देश में चला करता था, वो बिहार में नहीं चला। और अब तो ऐसा कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक है वो भी मानते हैं कि मोदी जी का अब ढलान है, तो बिहार में मोदी जी उस तरीके से प्रासंगिक कभी भी नहीं रहे और आज के समय में तो और भी ना ही प्रासंगिकता उनकी बची है और ना ही प्रभावशाली रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कुछ हद तक आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की प्रासंगिकता लोकसभा चुनाव में तो दिखती है, विधानसभा चुनाव में उस तरीके से मोदी की प्रासंगिकता हम कभी भी नहीं देखते हैं। और इसका साफ आपको दिखा था 2015 में, जब छोटे भाई बड़े भाई एक साथ आए थे और उसके बाद 2014 में थंपिंग मेजोरिटी आने के बाद 2015 में क्या असर हुआ था बिहार में भाजपा का। अब हम वर्तमान परिस्थिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने जो मूल प्रश्न किया है कि एक तरीके से जो लोक लुभावन प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसकी छड़ी लगा दी है नीतीश कुमार ने। उसके पीछे मूल वजह क्या है, मूल कारण क्या है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम आपको लिए चलते हैं। 2020 में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी पहली कलम से वो 10 लाख रोजगार देंगे। और उसके बाद तीखी प्रतिक्रिया आई थी नीतीश कुमार की, जिन्होंने कहा था कि पैसा कहां से लाएंगे, आप अपने पिताजी के घर से पैसा लाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव अपने उस एजेंडा पे लगातार उस समय से लगे रहे। फिर आपने देखा वो भी दौर आया कि नीतीश चाचा फिर से एक बार पलटी मारते हैं और वो राजद के साथ सरकार में फिर काबिज हो जाते हैं। जैसे ही सरकार में आते हैं तो फिर नीतीश कुमार के बोल बदल गए। वो क्या कहते हैं, 10 लाख कौन कहता है, हम 20 लाख रोजगार देंगे। और आप देखेंगे कि जगह जगह पूरे बिहार में इन दिनों एक इश्तिहार लग रहा है एनडीए की तरफ से, खास करके जदयू की तरफ से, ये वादा करते हुए कि 25 से 30 तकरीबन 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे। यानी कि सरकारी नौकरियां भी देंगे और रोजगार भी सृजन करके तकरीबन 1 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर पेश किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति क्यों हुई उत्पन्न, थोड़ा सा डीप डाइविंग करके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कैंपेन की शुरुआत की थी, तो तेजस्वी यादव ने मुद्दे क्या चुने थे? एक तो वो लगातार प्रहार कर रहे थे वर्तमान सरकार पे कि टायर्ड और रिटायर्ड वाली बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं, काफी ओल्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड अधिकारी वो सरकार चला रहे हैं। हमने देखा भी कई मौके पर ऐसा कि नीतीश कुमार का जो डायरेक्ट पीपल टू पीपल कनेक्ट था, जो संवाद होता था, वो उससे कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक फटीग फैक्टर भी है और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। मैं पहले ये बात आपको बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर लोकसभा चुनाव में कारगर हो सकता है, विधानसभा चुनाव में फैक्टर्स बिल्कुल बदल जाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाना शुरू किया, रोजगार की बात करनी शुरू की, या फिर उन्होंने बात करनी शुरू की कि भाई पलायन पर हम अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, तो इसका एक पीपल कनेक्ट था पंकज, और यही परेशानी का सबब बना। देखिए, सबको पता है कि पिछले बार का जो विक्ट्री मार्जिन है वो महज 12,500 वोट पर एक सरकार बन गई और दूसरा खेमा सरकार नहीं बना पाया। और इस बार तो एक थर्ड फ्रंट भी है, यानी कि एक तीसरा फैक्टर भी इस बार के चुनाव में है, प्रशांत किशोर। तो ये फैक्टर किसको कहां डैमेज कर रहा है? यानी कि हम ये तो मान के बैठे हुए हैं ना
इस बार के चुनाव में हम त्रिकोणीय मुकाबला देखेंगे और इस त्रिकोणीय मुकाबले में विक्ट्री मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। तो ये विक्ट्री मार्जिन जो कम होगा इसका डर सता रहा है। 20 से 22 ऐसी सीटें थी जो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे उस पे कुछ हुआ और वो सीटें फिर जो है वो एनडीए के पाले में आई। क्या हुआ मुझे नहीं इसकी जानकारी, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं। अब समझने की आवश्यकता ये है कि इस बार के कैंपेन में नरेंद्र मोदी की भूमिका को बहुत अहमियत दी जानी है। वजह ये हर तरफ सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय कि क्या नीतीश कुमार कैंपेन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी पॉपुलिस्ट मेजर्स आप देख रहे हैं कि उसकी घोषणा ताबड़तोड़ की गई सिर्फ ठीक चुनाव के पहले, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री हो, जो पेंशन वाली बात थी 400 से बढ़ा करके 1100 कर देना, या फिर जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको तकरीबन 2,10,000 का कहीं एक तरीके से लोन देना और उसको रिपे बैक करना नहीं है। अगर वो ठीक ठाक काम करती है तो उनको तकरीबन 2,10,000 दिया जाएगा। 10,000 रुपए तो उसकी पहली जो किस्त है उसको देना शुरू कर दिया गया है। तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं इसका स्टेट एक्सचेकर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ये अभी फिलहाल किसी के भी चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कोशिश क्या हो रही है कि किसी तरीके से अपने वोट बैंक, जो थोड़ा सा भी वोट बैंक छिटक रहा है, तो क्या आपको पता होगा कि हाल के दिनों में चूंकि एनडीए अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी बैठक करी है और तकरीबन 100 सीटों से जो इनके पास फीडबैक आया वो फीडबैक थोड़ा सा इनको हैरान करने वाला था, क्योंकि फीडबैक में ये निकल करके आ रहा है कि ईबीसी का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो शायद खिसक सकता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स की एक तरीके से झड़ी लगाती है नीतीश कुमार ने और वर्तमान सरकार ने। आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी दिखते बहुत कम हैं और शायद उस स्थिति में नहीं है कि वो हर पब्लिक रैली में उनको देखा जाए। प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा प्रभावशाली बिहार में विधानसभा चुनाव में ऑब्वियसली नहीं रहते हैं और उनका भी एक तरीके का ढलान है। जब आप जदयू को देखते हैं तो कोई नीतीश कुमार जी के सक्सेसर के तौर पे उस तरीके से पॉपुलर नहीं है जिस तरीके से एक सेकेंड मतलब लाइन के नेताओं को देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए तो दो दो डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन भाजपा के लोग बता रहे हैं कि वो उस तरीके से प्रभावशाली नहीं है। अगर सम्राट चौधरी की हम बात करते हैं तो यहां तक भाजपा के लोग कह रहे हैं, बाकी जो जानकार है वो तो बता ही रहे हैं कि एक अपने दम पे ओबीसी वोट को अपने पाले में नहीं ला सकते। विजय सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो रहे भाजपा में ना रहे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मोटे तौर पे भूमिहारों का वोट जाता ही है एनडीए की तरफ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार कहीं ना कहीं एक खालीपना है और खास करके लगभग लगभग 20 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को उठाना पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल कर सकता है। देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। 20 साल से लगातार लोग नीतीश कुमार का ही चेहरा देख रहे हैं। ठीक बात है कि उन्होंने काम भी बहुत किया है, सुशासन बाबू कहलाते हैं, कानून व्यवस्था को बिहार में दुरुस्त करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। आपने भाजपा का जिक्र किया तो भाजपा के अंदर लीडरशिप क्राइसिस कोई नई बात तो है नहीं। याद होगा आपको साल 2014 में मुझे स्मरण है बहुत अच्छे तरीके से कि रामकृपाल यादव को थोड़ी तवज्जो मिलनी शुरू हुई थी। अमित शाह के साथ सीधे हेलीकॉप्टर में बैठते थे और जगह जगह उनको कैंपेनिंग के लिए ले जाया जाता था। रामकृपाल यादव पहले लालू के काफी करीबी बताए जाते थे और जब फिर उन्होंने पाला बदला भाजपा में आए तो भाजपा ने कहीं ना कहीं उनपे थोड़ी सी अपनी कहते हैं ना कि अपना फेथ दिखाया। लेकिन रामकृपाल यादव जो है किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए। फिर हमने देखा कि उन्होंने भाजपा ने अपना दांव लगाया किस पर, तो भाई नित्यानंद राय पे। बीच में तो ऐसी बातें निकल करके सामने आने लगी कि नित्यानंद राय को शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नित्यानंद राय केंद्र में राजनीति करते हुए नजर आए, बिहार में बहुत ज्यादा अपना कद बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया और फिर हमने देखा कि नित्यानंद राय को भी नेपथ्य में डाल दिया गया। फिर मैं मानता हूं कि सरकमस्टांशियल 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि दो उप मुख्यमंत्री बनना उस वक्त अनिवार्य हो चुका था। नीतीश कुमार फिर से जब पाला बदल करके भाजपा के साथ आते हैं तो अब कैसे व्यक्तियों को चुना गया? ऐसे व्यक्तियों को चुना गया जिसको भाजपा को लगा कि शायद इनके प्रेजेंस में नीतीश कुमार पर लगाम लगाया जा सके। अब देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि जब तक सुशील मोदी थे तब तक
रिलेशन इनके बड़े अच्छे हुआ करते थे। अभी के रिलेशन को मैं मानता हूँ कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को पता है कि भाई अगर अब बिछड़ेंगे, अब अगर छिटक जाते हैं, तो दोनों के लिए सुसाइडल स्थिति हो सकती है। कि दूसरे खेमे में तो राजद एक ऐसी पार्टी है जो तो बैटिंग शुरू ही करेगी 31-32% से, वहां तक तो पहले आपको पहुंचना है, फिर आप एड ऑन करेंगे तो फिर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचेंगे। तो भाजपा के अंदर लीडरशिप क्राइसिस की चर्चा आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, लेकिन विडंबना यह है कि भाजपा ने कभी भी कोशिश नहीं की कि लोकल लीडरशिप को उस तरीके से वो नर्चर करे और डेवलप करे। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अगर पैराशूट ड्रॉपिंग भी कराया गया योगी आदित्यनाथ को, तो योगी आदित्यनाथ का कद आज की तारीख में इस कदर बढ़ गया है, इस कदर बढ़ गया है, किसी दिन नरेंद्र मोदी जी से उनकी तुलना कर दी जा रही है। अब भाजपा के साथ सबसे बड़ी परेशानी का सबब बिहार में ये है कि आप देखिए कि एक तरफ कद है नीतीश कुमार का, उनके स्ट्रेचर को मैच करने वाला भाजपा के अंदर कोई भी दूसरा नेता नहीं है। आपने जिक्र किया सम्राट चौधरी का, 2020 एक बड़ा अवसर था। और दूसरी अहम बात है कि अभी हाल के लोकसभा चुनाव में आखिर कितना वो वोट स्विंग करा पाए, भाजपा के अंदर खाने में ये बात जो है वो चर्चा का विषय है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस चुनाव के बाद शायद भाजपा इनको लेकर के सम्राट चौधरी जी को लेकर के कुछ फैसला ले सकती है, और हो सकता है इस बात पर भी मंथन हो कि बिहार में अगर कोई अपना नेता डेवलप भाजपा नहीं करती है तो ये पिगी बैकिंग की स्थिति इनकी लगातार बनी रहेगी। अहम बात समझने की आवश्यकता यह है कि क्या द स्टेट ऑफ बिहार इज हेडेड फॉर अ पॉलिटिकल वैक्यूम, क्या यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होने वाला है। क्रिएट होने वाला है पॉलिटिकल वैक्यूम, तभी तो आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर पूरी ताकत अपनी झोंके हुए हैं, ही इज ट्राइंग टू पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अहम बात यह है कि आप देख रहे हैं कि एकाएक बिहार की राजनीति में फिर चिराग पासवान भी सक्रिय होते हैं और उनकी पार्टी से ऐसी बातें निकलनी शुरू होती है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, बेस्ट मुख्यमंत्री कैंडिडेट, बीजेपी से आग्रह शुरू हो जाता है कि इनको मुख्यमंत्री के पोस्ट पर आप घोषित कर दें। फिर आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी, हालांकि तेजस्वी यादव के खेमे में तो उस तरीके की अंदरूनी कलह इतना ज्यादा है कि उनके नाम पर एक तरीके से कहते हैं सामंजस्य नहीं है, लोगों में वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाया। क्योंकि हाल में ये सवाल किया गया कई बार राहुल गांधी जी से, कृष्णा अलावारू से, तो उनके जवाब किस तरीके से आए, स्कर्टिंग द होल क्वेश्चन, ये आपने देख रखा है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि ये चुनाव, देखिए इस चुनाव में हर हथकंडे अपनाए जाएंगे और बीजेपी को अंततः ये रियलाइज होगा कि नीतीश के समकक्ष चूंकि उन्होंने कोई एक लीडर डेवलप नहीं किया, तो इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि फटीग फैक्टर भी है नीतीश के साथ, एंटी इनकम्बेंसी भी है। बार बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर कैंपेनिंग कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि अगर किसी इलाके में जाते हैं तो कैंडिडेट को सिर्फ एक माला पहनाएंगे और हाथ में जो पर्ची लिखी होगी 4 लाइनें वो पढ़ करके। नीतीश का ये कम्युनिकेशन स्टाइल कभी भी नहीं रहा है पंकज जी। मैं तो 2008 से लगातार जब दिल्ली से यहाँ ट्रांसफर होकर के मैं आया, तो मैं उनकी कार्यशैली का बहुत बड़ा बुनियाद हुआ करता था। खास करके सोमवार के दिन जो वो जन संवाद स्थापित करते थे अपना यहाँ जनता दरबार लगा करके, और लोगों से जो एक्सेलेंट पीपल टू पीपल कनेक्ट था, कभी भी मैंने पढ़ करके उनको भाषण देते हुए नहीं देखा था। जो एक शैली है बिहार की, उस शैली में वो आम आदमी के अंदाज में किसी से भी कम्युनिकेट बेहतरीन तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर वो संवादहीनता की स्थिति अभी फिलहाल उत्पन्न हुई। बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब सीएम फेस नीतीश कुमार ही जब कैंपेन में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, उनकी बहुत ज्यादा रेलेवेंसी कुछ बिहार में उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। और बिहार के जो लोकल लीडर हैं, जो दोनों पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं। निश्चित तौर पर अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया और महागठबंधन का जिक्र किया, तो 2 सवाल मैं आपसे पूछ लूं। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई महागठबंधन में, तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजी के तहत राहुल गांधी ने उस सवाल को टाल मटोल कर गए जिसके जो तेजस्वी यादव को लेकर के पूछा गया कि भाई आप सीएम फेस उनको क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, या इस तरह की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर जो पढ़े लिखे वर्ग हैं और जो एक एलिट क्लास माने जाते हैं, वो तेजस्वी यादव के नाम पे कहीं ना कहीं उनको मन में एक दुविधा की स्थिति होती है। तो उससे बचने के लिए कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कांग्रेस से हर तबके, हर मजहब और हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। लिहाजा ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है जो वहां के सूत्र हमें बता रहे हैं।
तो एक लिहाज से ये माना जा रहा है कि महागठबंधन में जब चेहरे को नहीं घोषित करते हुए भी चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे और चुनाव के बाद वो सामने भी आ जाएंगे और वो वोट कहीं छिटके ना, इसीलिए वो नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि महागठबंधन का जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी पिछले दिनों हेमंत सोरेन की और पशुपति पारस जो पहले एनडीए सरकार में मंत्री थे और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, उनका भी आगमन हो चुका है और सीटों को लेकर के भी बातचीत हो रही है। 4 पार्टियां पहले से थी प्रमुख पार्टी, 2 ये हो गए, 6 लोगों का एक बड़ा गठबंधन हो गया। तो ये कितना प्रभावशाली दिखेगा इस चुनाव में आपके हिसाब से? कई पार्ट्स हैं आपके सवाल के, तो मैं एक एक करके सिस्टमेटिक सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। राहुल गांधी जो मुद्दा उठाया वो डिबेटेबल है। पर्सनली मेरा मानना है कि एक तरीके से इस मुद्दे को उठा करके, एसआईआर के मुद्दे को उठा करके या वोट चोर गद्दी चोर इस मुद्दे को उठा करके कहीं ना कहीं महागठबंधन की अपनी जो रणनीति थी उस रणनीति से डिरेल कराया। तेजस्वी यादव अन्य मुद्दा लेकर के चल रहे थे, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उसे डिरेल कराया। लेकिन इस पर चर्चा हम कभी कर लेंगे। अहम बात क्या है, राहुल गांधी अगर बिहार आते हैं और आप देखते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी मिली। इंटरनल तो सारी जानकारी आपको पता ही है कि खास करके ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस काफी सक्रिय भूमिका में है, वहां के कार्यकर्ता भी बिहार पहुंचे और हर तरफ आपको कांग्रेस का ही झंडा दिखा। जितने भी जिलों का दौरा किया राहुल गांधी ने, आपने देखा कि वहां पर पीपल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब 1989 के पहले का दौर याद कीजिए कि वोटर मूलतः तो कांग्रेस के ही हुआ करते थे, वो धीरे धीरे माइग्रेट करके भाजपा की तरफ आए। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को ये लगने लगा है कि राहुल की इस यात्रा से तकरीबन 5% जो है वोट में उनके वोट शेयर में इजाफा हो सकता है। ये सर्वे उन्होंने कैसे कराया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत हाई प्लेस्ड उनके एक नेता से ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई। अगर 5% का इजाफा वो देख रहे हैं अपने वोट शेयर में, तो ये कहते हैं कि ये शायद ये खराब भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? और यही कारण मुझे लगता है कि क्यों कृष्णा अलावर मीडिया राहुल गांधी तेजस्वी के नाम को लेकर के फोर्थ कमिंग नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। ये 5% वोट शेयर है। मेरा मानना है कि शायद ये 5% वो डिसग्रंटल्ड फॉरवर्ड कास्ट है या एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीसी के सेक्शन से आ रहा है। अब वो जिस हिसाब से इन्होंने दलित कार्ड भी खेला है बिहार में, तो वहां से भी कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि या कुछ वोट प्रतिशत वहां से भी गेन हो सके। अगर कांग्रेस इस स्टेज पर ये डिक्लेयर कर दे कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पंकज जी कि ये जो बड़ा फ्रेजाइल इनका वोट प्रतिशत है, जो इजाफा जिसको देख रहे हैं, ये छिटक सकता है। तो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव कांग्रेस ने ये किया। सबको पता है भाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर राजद रहेगी तो उसका जो मुखिया है तेजस्वी यादव वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इसे बोलना नहीं है। चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे तो उसके बाद तक फिर शायद इसकी घोषणा कर दी जा सकती है। अब देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की राजनीति को पूरा गरमा दिया। इसका फॉल आउट क्या होगा हम अभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम एक चीज तो मैं इत्तेफाक रखता हूं पंकज जी, कि राहुल गांधी यहाँ पर आए और इतने दिन तक अगर बिहार का दौरा वो करते हैं तो सबको पता लग गया कि भाई कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मैसेज तो लाउड एंड क्लियर यही गया। दूसरा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हर वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि अलायंस में कांग्रेस एंटर कर जाती है, एक बड़ा खेमा है कांग्रेस के अंदर जो चाहता है कि कांग्रेस को एकला चलो की राह पर और राह पकड़ लेना चाहिए और 20-25 नहीं बल्कि 20-30 की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है भाई, नेशनल पार्टी है, अगर अभी से दमखम लगाएगी तो शायद इसके जो कोर वोटर किसी जमाने में होते थे 89 के पहले, वो हो सकता है इनके पास वापस आ जाए, लेकिन उसके लिए इनको परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब बार बार मैं जिक्र आपको करता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था 2017 के पहले ऐसी कवायद राहुल गांधी ने शुरू की थी, और तो पता नहीं क्या डर सता जाता है इनको कि जाकर के अलायंस में चले जाते हैं। और अलायंस में जब जाते हैं पंकज जी तो स्थिति क्या होती है, ये रिसीविंग एंड पे होते हैं, बार्गेनिंग टेबल पे बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। 2014 का आपको वो दृश्य याद होगा ना कि बार बार यहाँ से बार्गेनिंग टेबल पर आने की कोशिश में राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव दिल्ली का दौरा कर रहे थे और अंत में फिर क्या हुआ, यहाँ पर नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी ही तोड़ दी।
पार्टी तोड़ दी तो वो वापस भाग करके आया और उन्होंने कहा कि बहुत हो गया गठबंधन, अब होगा लठबंधन। ये काफी चला था, वो पहले नहीं चले गए थे मार्च तक, क्योंकि मैंने उस रिपोर्ट को कवर किया था। तो वहां पर अंडर प्रेशर फिर कांग्रेस झुक करके उसके बाद फिर अलायंस में एंटर करती है। नीतीश कुमार अकेले चुनाव में उतरे थे तो फिर उनका असर क्या हुआ था आपको पता है। सुसाइडल दोनों के लिए हो सकता है, कांग्रेस के लिए भी सुसाइडल हो सकता है और राजद के लिए भी सुसाइडल हो सकता है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव अगर लड़ लेती है तो मान के चलें कि एमवाई समीकरण वो ध्वस्त होगा। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि हाल के बयान जो आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और ऐसी जानकारी तो आपके पास भी आई हुई थी कि भाई कांग्रेस इस बार झुकने के मूड में नहीं है, एटलीस्ट ऑन द बार्गेनिंग टेबल वो बराबरी का हिस्सा बिल्कुल चाह रही है। ठीक है, आप उसको 70 सीटें ही अगर दे रहे हैं, 50 सीटें ही दे रहे हैं, तो वो विनेबल सीटें उनको चाहिए कांग्रेस को। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो ये परिश्रम हुआ राहुल गांधी का, उसमें काफी फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, एटलीस्ट ऑन द बार्गेनिंग टेबल, और कुछ वोट प्रतिशत में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। ये अभी जो मेरे पास जानकारी आई है कि ये जो दोनों जो हमने हेमंत सोरेन और पशुपति पारस के बारे में हमने जिक्र किया, तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर उनको सीट आपको देना है तो हम अगर 2 सीट छोड़ेंगे तो आप 4 सीट छोड़िए। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला है कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी इस बार उस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि जो सीट हम जीत नहीं सकते हैं। वो 30-35 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के पाले में चली जाती थी, आरजेडी दे दिया करती थी। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं, आप 15 आप लीजिए, 15 हम लेंगे। तो इस मूड में है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खबर है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बिहार के अंदर उनके लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्णा लाबरू जो हैं वो लालू के सामने या तेजस्वी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और ना वहां वो जाते हैं। ऐसी एक धारणा जो है कांग्रेस के नीचे वर्कर तक वो पहुंच गई है कि अपने दम पे कांग्रेस पार्टी अब बिहार के अंदर खड़ी होना चाहती है। बड़ी बात यह है कि जिस बात का जिक्र आपने किया, जो अभी यात्रा हुई राहुल गांधी की, उससे निश्चित तौर पे बहुत इजाफा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और संजीवनी मिलाई है और कांग्रेस पार्टी अपने दम पे खड़ी हो गई, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आज तक राहुल गांधी इतना समय किसी भी प्रदेश में नहीं दिए जितना बिहार में उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार पे कहीं ना कहीं उनका फोकस बहुत ज्यादा है। खैर, क्या लग रहा से है इतर आपको, क्या क्या लग रहा है पंकज जी, क्यों फोकस है? समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये काउ बेल्ट अगर कांग्रेस नहीं साधेगी, काउ बेल्ट को अगर कांग्रेस नहीं साधेगी तो कांग्रेस कभी भी वापस केंद्र में काबिज नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है कांग्रेस के लिए। हाँ, निश्चित तौर पे मेरी किसी बड़े नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए 25 का चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो 29 के चुनाव पे है, क्योंकि 29 में हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ऐसी बात उन्होंने हमसे की। और 25 में इसलिए टेबल पे देखिए लालू यादव की भी वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बहुत जूनियर है। तो ये सही मौका है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो दौर उनको याद आता है जिस जमाने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और पिछले 3-4 दशकों से आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का ही राज रहा है वहां पे। तो ये कांग्रेस अब चाहती है कि कांग्रेस भी उस तरीके से जीवित हो जाए जिस तरीके से 80 के दशक में या 70 के दशक में या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी समूचे देश में, सब लोग जानते हैं। नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो कांग्रेस की सरकार ऑब्वियसली बिहार में नहीं देखे हैं। तो वो जो नए तबके के जो लोग हैं जो वोटर बने हैं, उनके बीच में भी एक अलग तरीके का कौतूहल है जो कि आपको अलग अलग जगहों पे दिखता है, कभी तेजस्वी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा में और कभी पीके के साथ। और गजब की एक भीड़ या दीवानगी पीके के साथ भी दिखने को मिलता है। तो बड़ा इस बार जो आप बार बार कह रहे हैं कि एक तीसरा फैक्टर भी है, तीसरा फैक्टर भी है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में। और कितना इम्पैक्टफुल होगा ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल एक सवाल हम ये ले लेते हैं कि राघोपुर में अभी जो तेजस्वी यादव का विधानसभा है वहां पे बाढ़ की स्थिति हुई, तो तेज प्रताप यादव को देखा गया कि भाई उसको लेकर के मीडिया में चर्चा हो रही है कि वो वहां पे गए गए तो खैर तेजस्वी यादव भी, लेकिन चर्चा हो रही है तेज प्रताप यादव की। तो क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष के द्वारा कहीं कुछ प्लांटेड है कि भाई तेजस्वी यादव को उन्हीं की विधानसभा में घेरा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल।
देखिए, राजनीतिक परिपक्वता कितनी है तेज प्रताप यादव की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राघोपुर में जाकर के नाव पर बैठकर लोगों को जो रिलीफ मटेरियल बांट रहे हैं, तो वो आप अंदाज गौर कीजिए, आपको बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनका जो अंदाज है, इट इज नियरर टू लालू प्रसाद यादव देन तेजस्वी यादव। हिस्ट्रियोनिक्स जो फॉलो कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, कनेक्ट तो स्टैब्लिश कर रहा है, कर पा रहे हैं वो। लेकिन दूसरी अहम बात जो गौर करने लायक है, वो क्या कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की राजनीति या रणनीति अभी फिलहाल क्या है। मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल लूज कैनन हो चुके हैं, अब कोई कंट्रोल नहीं है। ही इज हिटिंग लेफ्ट राइट सेंटर। 5 लोगों ने जिंदगी बर्बाद की, उनको टारगेट करेंगे, अपना कैंडिडेट घोषित करने की लगातार बात कर रहे हैं। राघोपुर जो पॉकेट बरो कहा जाता है राजद का, वहीं जाकर के वो हिट कर रहे हैं। काफी डेट्रीमेंटल हो सकता है, और मुझे लगता है कि अकेले की कवायद नहीं है, कहीं ना कहीं उनके रणनीतिकार दूसरे खेमे से आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा फायदा मुझे एनडीए खेमे को मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में तो तेज प्रताप यादव है नहीं कि अपने किसी कैंडिडेट को जितवा लें। मान लीजिए ऐसा आइसोलेटेड केस कहीं पर हो भी जाता अगर है, तो वो दैट विल प्राइमरीली बी एट द कॉस्ट ऑफ द इंडिया ब्लॉक इटसेल्फ। वो इंडिया ब्लॉक के खेमे से ही कहीं ना कहीं वोट का सर्टेन प्रतिशत वो मारेंगे, टेंट करेंगे। तो तेज प्रताप यादव मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत बड़े लूज कैनन अभी हो चुके हैं, और ये काफी डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो लालू परिवार से आ रहे हैं, उनके लिए भी उस तरीके की सिंपैथी हो सकती है, लोगों की जो कोर वोट बैंक है उसका सिंपैथी हो सकता है, मिल सकता है। ये एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है लालू यादव के लिए खुद, और रमणी जी के लिए खुद। एक सवाल चलते चलते और मैं कर लूं, क्योंकि समय भी नजदीक आ रहा है। जो युवा हैं और जो युवा देख रहे हैं, जो हुजूम में दिख रहे हैं चारों तरफ, क्या आपको ऐसा लगता है कि युवा भी जाति के आधार पे वोट करेंगे इस बार, या फिर युवाओं की सोच थोड़ी सी सोशल मीडिया के जमाने में बदली है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर, ये एक्स और तमाम चीजें हो रही हैं, उससे वो ग्लोबलाइज हो गया है दुनिया, तो उससे वो इतर भी कुछ सोच पाने में सफल हुए हैं और उनकी भी सोच बदली है। लिहाजा वो इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कौन हमें रोजगार देगा, कौन हमारे पलायन पलायन को रोकेगा, कौन इंडस्ट्री लेके आएगा, कौन बिहार की उन्नति के बारे में बात करेगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेगा, उसके साथ हो जाया जाए। या फिर एट द एंड ऑफ द डे, जैसा होता है बिहार में और जैसा लोग मानते हैं और कहा जाता है कि आखिर में आकर के लोग यही देखते हैं कि चलो भाई, हमारे बिरादरी का, हमारी जाति का, हमारे समाज का लोग खड़ा हुआ है, तो चलो उन्हीं के साथ हम खड़े हो जाते हैं और वोट दे देते हैं, और यही होगा। और क्या ये युवा भी ऐसा ही कुछ सोच रखते हैं, या युवाओं का सोच इस बार कुछ अलग है? देखिए, युवाओं की ये सोच तो है, लेकिन इस सोच को फर्दर कॉन्क्रिटाइजेशन की आवश्यकता है, फर्दर रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। तो 2025 में वो जो रिफाइनमेंट जरूरी होता है टू स्क्रिप्ट अ मेगा चेंज, एक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी चीज वो हो जाएगी। अगर कास्ट बैरियर्स यहाँ पर अगर टूटता है तो ये रिवोल्यूशनरी कहा जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार पिछले 35 साल से यही कास्ट के रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन का दंश झेल रहा है। आज तांती ततिया समाज का एक नेता खड़ा होता है और कहता है आई विल बी द किंग मेकर, एक सन ऑफ मल्ला खड़ा हो रहा है, वो कहता है आई विल बी द किंग मेकर एंड आई विल बी द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हर एक अपनी जात जात के रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा कर रहे हैं। दावा तो करते हैं पंकज जी, विडंबना ये है कि वो दावा करके वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी जात के लोगों के उत्थान के लिए कोई भी काम किया? क्या उन्होंने? पसमानदा मुसलमानों की क्या स्थिति है, और यही मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति करने वाली कितनी पार्टियां हैं, लेकिन क्या स्थिति, खास करके सीमांचल के क्षेत्र में कभी आप जाते हैं, दयनीय स्थिति होती है। शिक्षा का क्या स्तर है, खास करके हेल्थ स्टैंडर्ड की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति, और क्या वो कहते हैं इन ह्यूमन कंडीशंस में रहने को वहां पर लोग मजबूर हैं। तो देखिए, मेरा अपना रिजर्वेशन है इस तरीके के पॉलिटिक्स को लेकर के। जात पात की राजनीति लेकिन एक अगली रियलिटी है बिहार की, अभी इमीडिएट में इसको क्रम्बल होते हुए नहीं देख पा रहा हूं। इसीलिए जब मुझसे सवाल ये किया जाता है कि क्या प्रशांत किशोर वेदर ही विल बी इन अ पोजीशन टू स्क्रिप्ट सम काइंड ऑफ ममूथ चेंज इन द स्टेट ऑफ बिहार, मैं बड़ा एम्फैटिक असर्शन के साथ कहता हूं कि देखिए, प्रशांत किशोर की थॉट प्रोसेस से इत्तेफाक रखने वाला
बहुत बड़ा एक जनरेशन है, क्योंकि युवा स्टेट है ना भाई, तकरीबन 59% के आसपास यंग वोटर्स हैं बिहार में। लेकिन यंग वोटर्स अभी भी वो रिजिडिटी ऑफ कास्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन में फंसे हुए हैं। तो मुझे बहुत, जो कहते हैं कि एक मैमूथ ट्रांसफॉर्मेशन इस चुनाव में होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मैं कह रहा हूं कि द सिल्वर लाइनिंग्स विल स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम द सिलेक्शन इटसेल्फ। और हु नोस कि 20-30 आते आते आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक नया बिहार है। और तभी तो मैं कहता हूं कि भाई हम इसी का तो दंश झेलते हैं, क्योंकि हम अपने कास्ट में ही इस तरह से बटे हुए हैं। तो हम कास्ट लाइन्स पे वोट करेंगे तो फिर हमारे लिए काम करने वाला होगा। सही कह रहे हैं। विडंबना ये देखिए कि जिस कास्ट के जो नेता बड़े हो गए हैं, वो भी अपने कास्ट को लेकर के कुछ कर देते तो समझ में आता कि हाँ चलो कास्ट की राजनीति करते हैं तो कम से कम उस कास्ट का भला हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहाँ यहाँ तक जाता है कि जो अभी कैबिनेट है, जो एनडीए का कैबिनेट है, उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य नहीं है। बहरहाल दोनों तरफ के गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है और दिल्ली में भी कई बैठकें हो चुकी हैं। इसको लेकर के भी हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री पूजन जी, आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आज बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।